राजनीतिक और मार्गदर्शक मैंने लगाया हुआ है। ऐसी इन्फॉर्मेशन की बुक्स जो आप यहाँ पढ़ते हो उनमें कई इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं तो मुझे पता चला था कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे मैंने डेटा कलेक्ट करना शुरुआत किया। शुरुआत में मैंने बुक्स फॉलोअप की थी और उसके बाद फिर नोट्स बनाए, फिर वो और भी छोटे नोट्स हुए, फिर और भी छोटे नोट्स हुए। स्टार्ट आप ऐसा नहीं होगा कि आप 20-21 दिन जो आपको मिलते हैं आप उसी इंटरव्यू को कवर अप कर जाएंगे। जब भी हम रिविजन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी इसी बुक से रिविजन करना शुरू किया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सभी बच्चे रिविजन करना स्टार्ट करते हैं कि एंशिएंट इंडिया से आपने पढ़ना शुरू किया, कौन से अनाज हुए थे, कहाँ कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता था, उसकी परमिट को क्या कहते थे, उसकी कीमतें कितनी हैं। भारत के बारे में है ये जम्मू कश्मीर का मैप हुआ। आप यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, जैसे झेलम का उद्गम आप इसे यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं आकाश सर, जो कि अभी हाल ही में जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए। तो सर की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी किस तरीके की रही है, उनकी स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल और उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं अपने रूम का आपको एक टूर करवाता हूँ। ये मैप आप देखोगे बिहार राजनीतिक और मार्गदर्शक मैंने लगाया हुआ है। ऐसी इन्फॉर्मेशन की बुक्स जो आप यहाँ पढ़ते हो उनमें कई इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे कई फैक्ट्स आपको आते हैं, उन्हें याद करना है, रिवीजन करने के लिए ये मैप बहुत आपको काम करेगा। आप यहाँ देखोगे जैसे कि नदियों के बारे में है, उनके सभी रूट्स, वो किस किस जिलों से गुजरते हैं, वो गंगा नदी से कहाँ मिलते हैं, जो ऐसे सवाल बहुत सारे फैक्ट्स में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, आप उन्हें वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख लो घाघरा और गंगा ये छपरा पे मिल रहा है, सोन और गंगा मनेर पर मिलता है। इसे रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, जैसे डॉल्फिन अभ्यारण्य, कुशेश्वर पक्षी विज्ञान जो दरभंगा में है, उसके बाद गोगाबिल, कुर्सेला, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर उसके आपको हाईवेज दिए हुए हैं, कौन कौन सी हाईवेज कितनी कितनी जगह से गुजरती हैं, कितनी रोड किस जिले में कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी मैप पे मिल जाती है। तो कॉन्सेंट्रेट करिए कि प्रीलिम्स के लिए इन मैप को आप थॉरो स्टडी करें, ठीक है। उसके बाद ये हिस्ट्री का सेक्शन है। ये हिस्ट्री के सेक्शन में आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही चीज़ें यहाँ पर आप कवर अप कर सकते हो। रिवीजन करने के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इससे स्टडी स्टार्ट ना करें, लेकिन अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बेस्ट सोर्सेस होंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल टाइमलाइन दिया रहता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मेक श्योर कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक का मैटर है। जैसे कि शेरशाह सूरी को मैंने इंडिकेट किया हुआ है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पानीपत का सेकंड वॉर, आप उसका टाइमलाइन यहाँ से रिमेंबर कर सकते हैं। बालाजी कब आए थे तो मराठा साम्राज्य के बारे में आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स, आप इसे देखेंगे, इसे आप ज़रूर अपने पास रखें। ये आपको इसमें प्रीएम्बल से लेकर जितने भी आर्टिकल्स हुए हैं, जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब आपको इस मैप पे मिल जाएंगे। और क्योंकि बीपीएससी में जब आप मेंस एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ आपको अपने फैक्ट्स के साथ कुछ आर्टिकल्स भी इंडिकेट करने पड़ते हैं और वो आप क्विक रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नर का क्वेश्चन बीपीएससी के मेंस में या प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसके आर्टिकल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये स्टेट के बारे में दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा। इस वेबसाइट, ये आपको +pramesh.in इस वेबसाइट पर आप अगर जाते हैं तो आपको ये दोनों मैप्स वहाँ मिल जाएंगे। प्रमेश जैन सर इसके ऑथर हैं, ठीक है। फिर आप ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने अपने प्रीलिम्स के दौरान और ये अपने मेंस के दौरान फॉलो किए थे। आप भी देखिए कि ये जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स हैं, जो मैं दिल्ली में था तो मुझे वहाँ से ये मिल गई थी। और इनका फ़ायदा ये होता है एक्चुअली, क्योंकि आप एक बुक में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसमें एक ही कंटेंट होता है, लेकिन आप जैसे अगर इस बुक को देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की, ये राम लखन शुक्ल सर ने लिखी है। इस बुक में बहुत सारे ऑथर्स ने जो भी कहा है, अपने अपने व्यूज़ पॉइंट दिए हैं किसी टॉपिक को लेके, 1857 के वॉर को लेकर के, या फिर जो ब्रिटिश भारत आए हैं उनके बारे में, उनकी कई इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाती है एक ही साथ। तो आप यहाँ से अपने नोट्स कवर अप कर सकते हैं, वो आपके लिए आसान होते हैं। ये मेरे कुछ मोटिवेशन के मैंने टिप्स यहाँ लगा के रखे हुए हैं। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो ये वो कुछ हैप्पी है आपके लिए, कहते हैं स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी। इस कोरोना टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। एक ही रूम में रहते हैं तो पढ़ते रहें, ऐसा कुछ आर्टिकल्स लगा करके जिसके थ्रू आपको मोटिवेशन मिलता रहे। ये कुछ नोट्स हैं मेरे जो कि मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किए। ये एक्सट्रीमली कहते हैं प्रिसाइज नोट्स हैं जो कि आप मेंस की आंसर राइटिंग के दौरान यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर पढ़ रहे होते हैं तो उसके साम्राज्य में उसने कहाँ कहाँ जीता, कहाँ नहीं जीता, उसके आपके पॉइंट, सिर्फ इतने इंडिकेशन। जब भी आप मेंस की तैयारी करें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें,
मेक श्योर करें कि आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। आप पूरा आंसर लिख करके उसको प्रैक्टिस नहीं करते, आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उसमें बाजार कौन कौन से अनाज हुए थे, कहाँ कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता था, उसकी परमिट को क्या कहते थे, उसकी कीमतें कितनी हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स है ना। वस्त्र में वो पेशगी देते थे, या फिर उन्होंने बिचौलिया शासन को कैसे समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आप ऐसे पॉइंट्स को याद करके आप इन्हें इंडिकेट कर सकते हैं, और ऐसे ही आप अपने रिवीजन को कंटिन्यू करिए। ये उनकी भू राजस्व प्रणाली है, दीवान मुस्तकराज उन्होंने एक बनाया था आर्टिकल। पूरा आंसर लिखने की बजाय आप इन फैक्ट्स को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। ये स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस है, आप इसे मस्ट ही आपको आसानी से परचेज हो जाएगी किसी भी बुक स्टोर से। और अगर आप कोई भी फैक्ट्स पढ़ते हो, जो भी डेटा पढ़ते हो, जैसे इंडिया का किसी फॉरेन नेशन से कोई रिलेशन पढ़ रहे हो, या फिर कोई इंटरनेशनल कोई वॉर हो रहा है कहीं पर, या आपके पास कोई खनिज आपने पढ़ा कि ये यहाँ अवेलेबल है, या हेरिटेजेस पढ़े कि मंदिर यहाँ पर अवेलेबल है इंडिया के, तो आप उन चीज़ों को हमेशा अपने मैप में इंडिकेट ज़रूर करें। ऑलराइट, आप कोई भी चीज़, आप जितने भी फैक्ट्स होते हैं आप जो पढ़ते हैं, मैप्स यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स दिए रहते हैं, लेकिन आप अपने फैक्ट्स को खुद उसमें इंडिकेट करेंगे, उसको लिखेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा। जैसे कि भारत के बारे में है ये जम्मू कश्मीर का मैप हुआ, आप यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, जैसे झेलम का उद्गम आप इसे यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं, शेषनाग झील के पास है। ये इंडिकेशन सिर्फ इतना कर देने भर से आपको वो पूरे फैक्ट्स हमेशा के लिए मेमोरीज में आपके याद रहता है। मेरे आप मैप को देखेंगे, ये फुल्ली भरा हुआ है, आप इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आती थी कुछ पढ़ने में फैक्चुअल्स, वो आप यहाँ से पढ़िए और इसी का रिवीजन करते रहिए। इसके फैक्ट्स के थ्रू रिवीजन करने में वो काफ़ी बोरियत हो जाती है, तो वो छूट जाती हैं चीज़ें। आप इन्हीं चीज़ों को इंडिकेट करते रहें, यहीं लिखें, और यहीं से इसे जितना भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिहार के लिए अभी यहाँ ले चलता हूँ। ये देखिए, ये बिहार के मैप पे भी हम आ गए, और इसमें यहाँ पे भी मैंने कई सारी जो इसमें रिवर्स हैं वो मैंने यहाँ इंडिकेट की हुई हैं। आप देख सकते हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं। रामगंगा से गंगा कहाँ कन्नौज में मिल रही है, छपरा में घाघरा और गंगा का मिलन हो रहा है। ये फैक्ट्स के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं से आ जाते हैं सवाल। तो आप ज्योग्राफी जो है अपनी वो मैप्स के थ्रू ही करें, और अपने मेन्स के आंसर राइटिंग में भी आप इसे बनाएंगे, जितनी बार यूज़ करेंगे आप इसे बना सकते हैं आसानी से। इंडिया का मैप बनाने में 5 to 10 सेकेंड्स ही लगते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम आकाश कुमार है, और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय से की है। मेरे फादर एयरफोर्स में हैं, तो मुझे ट्रांसफरेबल जॉब्स में इजी रहता था। और मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से मैंने बीटेक की डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है 2014 में। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था यूपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए, और तब से कंटिन्यू इसी तैयारी में लगा हुआ। ओके, सो सर ये बताइए कि आपने कौन से एग्ज़ाम कब दिए और उनका क्या रिजल्ट रहा? मैंने 2 प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए थे यूपीएससी के, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे क्लियर नहीं हुए थे। और उसके बाद 63rd का मैंने दिया था, मेंस दिया था, और वो कुछ मार्क्स की वजह से रह गया था, बट फाइनली 64th आई गॉट द रैंक और एज रेवेन्यू ऑफिसर। ओके, तो सर आपको क्या लगता है कि आपने जब स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन करना, तो रिसोर्सेज को कैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया था? इसीलिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी दिल्ली में, चाणक्य IAS अकेडमी। मुझे लगा था कि क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, यू हैव टू प्रिपेयर इन कुछ एक लिमिटेड पैरामीटर्स में पढ़ने पड़ते हैं, तो उस रीज़न के लिए मैंने वो ज्वाइन किया। तो मुझे पता चला था कि इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे मैंने डेटा कलेक्ट करना शुरुआत किया। शुरुआत में मैंने बुक्स फॉलोअप की थी, और उसके बाद फिर नोट्स बनाए, फिर वो और भी छोटे नोट्स हुए, फिर और भी छोटे नोट्स हुए, और उसी से आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं। और मेरे हिसाब से हर बंदे के लिए यही है कि आप अपने नोट्स पर ज़्यादा रिलाई करिए, अपने फाइनली जो आपके नोट्स बने हुए हैं उन्हीं से तैयारी करिए, और यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। ओके, सो सर अगर हम बात करें कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला इस प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए? मोटिवेशन एक्चुअली ऐसा था कि मैं इंजीनियरिंग के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में ही मैं जान गया था कि मुझे IT इंडस्ट्री में आगे कंटिन्यू नहीं करना है, और उसके बाद फिर मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं MBA कर लेता या यहाँ आता UPSC की तरफ। तो MBA के सिलेबस के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो मैं UPSC की तरफ आ गया। उस समय मेरा मोटिवेशन ये नहीं था कि इसका जॉब प्रॉस्पेक्ट कैसा है, बस ये एक था कि एक अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है। जब इसके बाद यहाँ आया और यहाँ के लोगों से मिला, कई बहुत सारे एस्पिरेंट्स से मिला, तो फिर मुझे इसके प्रति और भी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता चला गया कि इसे इस करियर एस्पेक्ट को करना ही है और यही को फॉलो करना है। ओके, तो सर अगर हम बात करें कि आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, और मेरा मीडियम हिंदी था शुरू से ही 2014 से। एक्चुअली सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में मैं हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ हमेशा से, तो मैंने इसलिए हिंदी को ही अपना ऑप्शन लेके चला। हालांकि करंट अफेयर्स के लिए या साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए मैं अभी भी इंग्लिश पर ही रिलाई करता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ इंग्लिश में हूँ, मैं इंटरनेट से डेटा लेता रहता हूँ और वो सब इंग्लिश में अवेलेबल है, तो मुझे मीडियम का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता।
ओके I convert. सो सर आपका ऑप्शनल जैसे कि आपने हिस्ट्री बताया, तो सिलेक्ट कैसे किया कि हिस्ट्री ऑप्शनल रखना है? ये मुझे 10th से हिस्ट्री बहुत पसंद था, विदाउट सीइंग द सिलेबस इवन। तो मुझे पहले से ही पता था कि मेरा कुछ ना कुछ पार्ट तो एटलीस्ट हिस्ट्री का कवर है। और मेरे पास जो मैंने गाइडेंस लेना स्टार्ट किया था, तो दे गाइडेड मी कि आप 4 जो बड़े ऑप्शनल्स होते हैं जनरली, कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पिकअप करके आगे बढ़ सकते हैं। वो बेनिफिट करेगा आपको आपके एसे राइटिंग में, आपके जीएस पेपर में या ऑप्शन में तो करता ही है। तो मुझे उन चारों में से हिस्ट्री वन ऑफ द फेवरेट्स लगा था, मेरा झुकाव उसकी तरफ था, तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर गया उसके साथ। ओके सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही सर स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और बुक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बताइए। ओके, मेरी स्ट्रैटेजी मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रीलिम्स वाइज भी। एक्चुअली क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स को देखिए जो लास्ट ईयर के आ रहे हैं, और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। हालांकि 66 के बाद शायद पैटर्न आपको चेंज मिलेगा बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। पहले होता था कि आप सिर्फ साइंस या हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली तो आप प्रीलिम्स निकाल जाएंगे, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा, आपको सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स की बुक्स आती हैं, मुझे ये बहुत पसंद थी। एक जीके की बुक है, जनरल नॉलेज बाय तरुण गोयल। ये मैं यूपीएससी के टाइम से ही फॉलो करता आ रहा हूँ, और मुझे बीपीएससी में भी इस बुक ने बहुत हेल्प की है। और बिहार समग्र आप सभी जानते ही हैं, मेरे ख्याल से बुक लिस्ट आप सभी लोगों के पास होती है, आप उसको कंटिन्यू फॉलो करें। मैं अभी भी कहूँगा बुक्स से पढ़ने से बेटर है कि आप नोट्स बनाएं, हमेशा उस सब्जेक्ट को डिफाइन कर दें, उसके 10 या 15 पेजेस के नोट्स बना करके रखें, और उसी को रिविजन करते रहें जितनी बार हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्स याद करना बेहद मुश्किल होता है। लास्ट में आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आते हैं मेंस पे। तो मेंस पे एक्चुअली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स ठीक थी, अच्छी थी, तो मुझे स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी हेल्प मिल गई उसकी वजह से। और मेरा जो पढ़ने का तरीका है ये मैप्स के थ्रू, इनके थ्रू आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बहुत ही ईजिली कवर अप कर जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो मेंस में लिखने के लिए आसान होता है। और इससे पहले मैंने जो आपको ये बताया था कि नोट्स आप कैसे बनाते हैं, आप इनके थ्रू फ्लो चार्ट्स बनाइए अपने आंसर में। फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स, जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो लिखते जाइए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि आंसर टू द पॉइंट लिखें, उसको पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ राइटिंग से जितना हो सकता है बचें। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा मत सोचिए, इंट्रोडक्शन आप छोटा सा 2-4 लाइन का दे सकते हैं ऊपर अपने आंसर्स में, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। ये मुझे 63rd के बाद 64th में पता चला था, जो मैंने गलती की थी। तो और इंटरव्यूज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप इंटरव्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए फ्रॉम द स्टार्ट। आप ऐसा नहीं होगा कि आप 20-21 दिन जो आपको मिलते हैं आप उसी इंटरव्यू को कवर अप कर जाएंगे। इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फ्लो। ऑलराइट, आप किस तरीके से बात कर रहे होते हैं, आपका मेंटेनेंस कैसा है। आप फ्लो को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 दोस्त हैं, आपस में बात करते हैं, और वो आपसे पूछे कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, तो वहाँ आपका कैसा जवाब होगा। आप वैसा ही जवाब इंटरव्यू के पैनल पर भी देंगे, हालांकि उसमें सिर्फ फॉर्मल्स बदल देंगे, अपने लैंग्वेज को बदल देंगे कि आप वहाँ फॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, वहाँ इनफॉर्मल बोलते हैं। अदरवाइज जो फ्लो है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। मैं आजकल देख रहा हूँ कि जैसे आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि इंटरव्यूज़ में क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, और लोग उनके आंसर्स प्रिपेयर करते हैं, रिमेंबर करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर वही जा करके वो मॉक इंटरव्यूज़ या इंटरव्यू में देते हैं। याद किए हुए आंसर्स में वो फ्लो नहीं आता कभी भी, वो आप अटकते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि यू आर नॉट ट्रू, तो वो आपको मार्क्स फिर वहीं डिड्यूस कर देते हैं। आपके जितना नेचुरल आंसर्स आएंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न गलत या सही नहीं है, आप उस पर ध्यान दीजिए। और एक हमेशा जो सिचुएशन बेस्ड सवाल आते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, कोशिश करिए कि उसमें आप अच्छे आंसर्स दें, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, और अपने पर्सनल इंटरव्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करें। और 2 चीज़ें, अभी शायद 65th का इंटरव्यूज़ 2 तारीख से स्टार्ट है, तो अभी आपके पास सिर्फ अपने ऑप्शनल और करंट अफेयर्स जो ये वाले पार्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, आपका इंटरव्यू ईजिली अच्छा जाएगा। ओके, सो घटना चक्र की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बीपीएससी में? घटना चक्र एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि जनरली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, और ना भी रिपीट होते हो तो एटलीस्ट एक ही टॉपिक से वो इतने मल्टीपल क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं कि आपका वो टॉपिक वहाँ से कवर हो जाता है। तो एक बार आप अगर कोई भी जीके की बुक को पूरी तरह पढ़ जाते हैं, देन आप फिर रिवीजन के लिए आप घटना चक्र की सभी बुक्स को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बना लीजिए, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बीपीएससी का प्रीलिम्स अच्छा दे सकते हैं। ओके, तो सर अगर हम बात करें, आपने टाइम टेबल क्या फॉलो किया था? एवरेज कितना घंटे पढ़ते हैं? एवरेज 8 घंटे के आसपास आप पकड़ सकते हैं। मैं सुबह मॉर्निंग का एक शिफ्ट लेता था, और शिफ्ट्स में ही पढ़ता था जनरली, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और उसके बाद शाम को 4 से 5 हो गया, और फिर एक 7 से 9 का शिफ्ट, उसके बाद 11 से 1 का शिफ्ट, ऐसे करके 2-2 घंटे के शिफ्ट्स में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें आप सिलेबस को बदल भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप हिस्ट्री के साथ पूरा दिन गुजारना चाहते हैं तो गुजार सकते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स पे जाना चाहते हैं
तो उसको बदल बदल के पढ़िए। जनरली फैक्चुअल डेटास को आप मॉर्निंग आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप दिन में पढ़ सकते हैं, उनको शाम को कंटिन्यू कर सकते हैं, या रात में भी उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जी ओके। सो सर आपने प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स या ट्रिक्स मतलब आपके आ गए होंगे एक्सपीरियंस में, तो वो बताइए जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए, जो स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल रहे। देखिए मैं आपको रिवीजन टेक्निक बताता हूँ। क्या है कि जब भी हम रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी इसी बुक से रिवीजन करना शुरू किया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सभी बच्चे रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं कि एंशिएंट इंडिया से आपने पढ़ना शुरू किया, और अब जब हिस्ट्री को अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो एंशिएंट इंडिया से पढ़ते हैं और फिर कंटिन्यू करते करते आगे जाते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप एंशिएंट इंडिया से पढ़ रहे होते हैं तो मौर्यन एम्पायर तक तो आप बहुत अच्छा आते हैं, उसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद आप बोर होने लग जाते हैं और उस डेटा को छोड़ करके वहाँ लीव कर जाते हैं। ये इस स्ट्रैटेजी को आप बिल्कुल फॉलो मत करिए। अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो अपने स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि आप एंशिएंट इंडिया का पार्ट आप एक दिन में मौर्य काल तक पहुंचते हैं और उसको वहीं छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बच रहा है तो आप मध्यकाल में चले जाइए, या आप मॉडर्न इंडिया को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। मौर्य से आगे नहीं बढ़ना। नेक्स्ट डे जब आप रिवीजन करेंगे तब आप फिर मौर्योत्तर काल से आगे बढ़िए। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बिकॉज आई हैव सीन कि लोग उन्हीं पार्ट्स में स्ट्रांग है जिसमें कि आधा इंडिया स्ट्रांग है। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स मौर्य काल से पहले एंशिएंट इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल या फिर राजपूत काल इसमें बहुत वीक है, और अगर सवाल यहाँ से आते हैं तो वहाँ से वो आपका मिस होता चला जाता है डेटा। तो आप इन चीज़ों को करिए सो दैट आपके सभी पार्ट स्ट्रांग रहे, राइट, ठीक है। तो जैसे चोल काल में ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। मैंने देखा है कि बहुत लोगों को चोल काल को बिल्कुल स्किप करते हुए, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप उसको डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। ये आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब आप फॉलो कर लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तब फॉलो करिए। एक दिन में सारे आर्टिकल्स मत पढ़ जाइए, है ना। आपको लास्ट के आर्टिकल्स याद नहीं रहेंगे। आपने भी देखा होगा कि अगर आप जैसे वहाँ क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के बाद जो है आपके आर्टिकल्स, वहाँ के बाद के आर्टिकल्स में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उससे पहले के आर्टिकल्स आपको याद रहते हैं। तो आप अगर इसे डिवाइड कर करके पढ़ेंगे तो वो आर्टिकल्स आपके मेंटेन रहेंगे दोनों के, ठीक है। एक साथ कंटिन्यू फ्लो मत कीजिए। मेरा रिवीजन का यही सबसे बेस्ट टेक्निक था जो मुझे 64th में बहुत काम आया है। ये फ्लॉ मुझे 63rd में पता चला था, क्योंकि मैं जब उसका मेंस देने के लिए गया था तो आई फेल्ट कि मैं पल्लव और चोल दोनों में से बहुत कम कंटेंट जानता हूँ, बिकॉज वो मेरे कई बार वो रिवीजन में स्किप हुआ है, और ये मैंने 64th में से रिकवर किया तो मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। ओके, लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज सर? हाँ, अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसे पूरी तरह परस्यू कीजिए, नो डाउट। और एक और कि अपना बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखिए। कई बार होता है कि ये स्टेज बहुत ही लंबी प्रिपरेशंस डिमांड करते हैं आपके लिए, बहुत मेरे साथ 7 साल का डिमांड किया है, तो आप और दूसरे साइट्स भी चेक करते रहें। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप SSC या रेलवेज़ की तरफ भी जा सकते हैं। तो अपने हाथ को इधर उधर देखते रहें, एक बैकअप ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सपना आपका है तो शायद ढूंढना भी आप ही को चाहिए ना। राइट, ओके। सो अभी हमारे साथ है सर की मम्मी और सिस्टर, तो आपका नाम क्या है? शीला सा। और आपका? वर्षा। ओके, सो जब आपने सुना इनका रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन हो गया तो उस टाइम पे आपको क्या महसूस हुआ? हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, कब पता चला कि रिजल्ट जैसे आया तो उसी टाइम चल गया था या पहले पापा को चला कैसे? नहीं, उसी समय पता चला था। हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, 2 दिन ज़्यादा ही इंतज़ार में रहे। ओके, सो जैसे कि और भी लड़के बिहार के होंगे या फिर अदर स्टेट के जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके लड़के की तरह एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? हाँ, अच्छा लगता है सुन करके, और बच्चों को अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए और ज़रूर सफलता मिलेगी। ओके, सो आपके भाई का सिलेक्शन हो गया तो आप उनसे किस तरीके से इंस्पायर हो? बिल्कुल, बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने देखी है वो जर्नी जो 7 ईयर्स से उसने कंटिन्यू की है, तो फाइनली जब सिलेक्शन होता है तो अब इंस्पायर तो होंगे ही, तो इसीलिए मैं भी इस बार 67th में अपेयर करने की सोच रही हूँ। ओके, बस। सो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है वैसे? मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में अमृतसर से, और मैंने नेट क्लियर किया है 2 टाइम्स। अभी बिहार स्टेट वो भी क्लियर किया है, बट अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ BPSC की तरफ भी जाऊँ। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपको डिटेल में शेयर किया, साथ में उन्होंने कुछ रिवीजन की टेक्निक भी बताई जिनको आप फॉलो करके अपनी स्टडी में इजाफा पा सकते हो। सो आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और आपके जो भी मैसेज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर कर सकते हो। जय हिंद।